नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। नमस्कार। आज हमारे पास कोई रिपोर्ट या किताब नहीं है। नहीं, आज कुछ अलग है। हाँ, आज एक निजी अनुभव है। एक सरकारी कर्मचारी हैं अभिषेक, उन्होंने ये हमें भेजा है। और एक कहानी ऐसी है जो मतलब तर्क और विश्वास के बीच की जो लाइन है ना, हाँ, उसे बिल्कुल धुंधला कर देती है। बिल्कुल, जहाँ शायद हमारे साइंस के नियम काम करना बंद कर देते हैं। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में जाएंगे। हमारे पास अभिषेक के अपने शब्द हैं और हम बस उनकी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे कि एक पढ़ा लिखा तार्किक इंसान जब ऐसी किसी चीज का सामना करता है तो क्या होता है। चलिए तो फिर माहौल बनाते हैं। बात है पिछली गर्मियों की। अभिषेक की पोस्टिंग थी भूटान सीमा के पास, एक काफी ज्यादा ग्रामीण इलाका। अच्छा। ऑफिस का काम हल्का ही था, तो वो दोपहर 2 बजे तक फ्री हो जाते थे। ठीक है। और उन्हें उस वक्त गेमिंग का बहुत शौक था। लेकिन गांव में बिजली की दिक्कत तो रहती ही है। हाँ, पावर कट तो आम बात है। हाँ, तो उन्होंने पास के एक छोटे शहर में एक कमरा किराए पर ले लिया था, सिर्फ गेमिंग के लिए। मतलब रोज का आना जाना था? हाँ, रोज बाइक पर लगभग 25 किलोमीटर का सफर। 25 किलोमीटर? और इस 25 में से करीब 20 किलोमीटर का रास्ता वो घने सुनसान जंगल से होकर जाता था। ओहो, तो मतलब एक तरह से दिमागी तौर पर आप रोज उस रास्ते से गुजरते हुए ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। बिल्कुल, आसपास की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान जाता है। और शायद उसी आदत ने उस दिन की घटनाओं की एक तरह से नींव रखी। हाँ, आप कह सकती हैं। तो उस दोपहर करीब 3 बज रहे थे। अभिषेक ऑफिस से लौट रहे थे। आधा रास्ता पार हो चुका था। सड़क खाली थी, जैसी रोज होती थी। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे चलती हुई एक महिला पर पड़ी। अच्छा। उसने पारंपरिक आदिवासी कपड़े पहने हुए थे। उम्र रही होगी कोई 30 के आसपास। ठीक है, सुनसान सड़क पर किसी को देखना ये तो सामान्य बात है, इसमें कुछ अजीब नहीं था। कुछ भी अजीब नहीं था जब तक अभिषेक ने उसे बाइक से पार करने के बाद आदत में साइड मिरर में नहीं देखा। और मिरर में कोई नहीं था। क्या? सड़क एकदम खाली। उन्होंने फौरन बाइक रोकी, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अरे! और यहाँ अभिषेक ने वो किया जिसे वो खुद अपनी सबसे बड़ी गलती कहते हैं। क्या किया उन्होंने? वो रुके। ज्यादातर लोग तो शायद डर के मारे बाइक और तेज भगाते। सही बात है। लेकिन वो रुके, शायद इसलिए क्योंकि दिन का उजाला था और डर से ज्यादा उनके मन में जिज्ञासा थी। ये एक दिलचस्प मोड़ है, डर नहीं जिज्ञासा। हाँ, वो सोचने लगे होंगे कि भाई कोई इंसान पलक झपकते कहाँ जा सकता है। हाँ, दोनों तरफ घना जंगल, छिपने की कोई जगह भी नहीं। खैर, कुछ देर इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला तो थोड़ी उलझन में वो अपने कमरे की तरफ चल पड़े। और दिन बिल्कुल नॉर्मल निकल गया। हाँ, शाम बिन तरह गुजरी। गेमिंग की, खाना खाया, सब कुछ सामान्य। और वो रात करीब 10 बजे सो गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। बिल्कुल, रात 3 बजे उनकी नींद खुली। 3 बजे? हाँ, लेकिन ये बस यूं ही नींद खुलना नहीं था। वो एक गहरे डर के एहसास के साथ जागे और उन्होंने पाया कि वो अपना शरीर हिला नहीं पा रहे। स्लीप पैरालिसिस? हाँ, उन्हें इसका अनुभव पहले भी हो चुका था, तो वो ज्यादा घबराए नहीं। वो जानते थे कि ये कुछ मिनटों में ठीक हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने बस आंखें बंद कर लीं और इंतजार करने लगे। और यहीं पर ये अनुभव विज्ञान की सीमा से बाहर निकलने लगता है। देखिए, विज्ञान कहता है कि स्लीप पैरालिसिस में मतिभ्रम मतलब हेलुसिनेशंस बहुत आम है। लोग कमरे में किसी को महसूस करते हैं, आवाजें सुनते हैं, लेकिन ये सब ना आमतौर पर बड़ा बिखरा हुआ सा होता है। एक पूरी मतलब तर्कसंगत बातचीत होना ये बहुत ही दुर्लभ है। और अभिषेक के साथ ठीक यही हुआ। अच्छा। आंखें बंद किए वो लेटे थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से उन्हें पीछे से छुआ है। ओहो। वो ठंडक उनकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। अब वो बुरी तरह डर गए। जाहिर सी बात है। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? और जवाब आया? कुछ देर खामोशी और फिर एक जवाब आया, एक महिला की आवाज। डरावनी आवाज? नहीं, अभिषेक के शब्दों में आवाज मीठी और सुरीली थी। ये और भी अजीब है। डर में तो दिमाग आमतौर पर कोई खतरनाक आवाज ही बनाता है। उस आवाज ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे नाम से क्या करोगे? अभिषेक ने हिम्मत करके कहा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। और उस आवाज ने जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अभिषेक ने पूछा होगा क्यों? हाँ, उन्होंने पूछा क्यों, और जो जवाब मिला उसने दोपहर की घटना को सीधे इस रात के अनुभव से जोड़ दिया। क्या कहा उसने? आवाज ने कहा, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे
क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मतलब ये सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, ये एक प्रतिक्रिया थी। हाँ, उस शक्ति के नजरिए से अभिषेक ने बाइक रोककर और उसे ढूंढकर इस सिलसिले को खुद शुरू किया था। उनकी जिज्ञासा एक तरह का निमंत्रण बन गई। उस रात के बाद अभिषेक कब सोए उन्हें कुछ याद नहीं। अगली सुबह वो तेज बुखार के साथ उठे, ऑफिस से छुट्टी ले ली। पूरा दिन एक अजीब से डर में, घबराहट में बीता। वो नए शहर में अकेले थे, किसी को बता भी नहीं सकते थे। और सबसे बड़ा डर तो यही रहा होगा कि रात में फिर से वही सब ना हो। और इनका डर सही निकला। फिर से हुआ। अगली रात भी ठीक 3 बजे वही हुआ, स्लीप पैरालिसिस, और फिर वही बर्फीले हाथों का स्पर्श। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया? इस बार अभिषेक ने तय कर लिया था कि वो कोई रिएक्शन नहीं देंगे। उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। और मनी मन प्रार्थना करने लगे होंगे। हाँ, पर वो मौजूदगी चुप नहीं रही। अच्छा। कुछ देर बाद वही आवाज फिर आई, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अभिषेक चुप रहे। वो चुप रहे। आवाज ने अपनी बात दोहराई और इस बार उसमें एक दर्द था। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मेरे पति मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। अरे। और फिर उसने कहा, मेरे गांव जाओ और पूछो कि उन्होंने मुझे क्यों मारा। ये तो एक बड़ा बदलाव है। अब ये सिर्फ डराना नहीं है, नहीं, ये एक मिशन बन गया है, एक खास अनुरोध। हाँ, उस आवाज ने न सिर्फ अपनी मौत का कारण बताया बल्कि अभिषेक को एक काम भी सौंप दिया। और उसने गांव का नाम भी बताया होगा। हाँ, एक छोटी सी बस्ती का नाम बताया जहाँ मुश्किल से 15-20 घर थे। अगली सुबह अभिषेक का बुखार उतर चुका था। अब उनके मन में डर के साथ साथ एक बेचैनी भी थी कि अब क्या करें। उन्होंने फैसला किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाकर रहेंगे। वो ऑफिस गए और अपने अटेंडेंट मोहन को भरोसे में लेकर सब कुछ बता दिया। किसी स्थानीय व्यक्ति को बताना ये समझदारी का काम था। हाँ, क्योंकि मोहन उसी इलाके का था, वो जगहों और लोगों को अच्छी तरह जानता था। फिर अभिषेक और मोहन बाइक पर बैठकर उस गांव की ओर निकल पड़े। उसी गांव में? हाँ, जिसका जिक्र उस आवाज ने किया था। वो सीधे गांव की इकलौती चाय की दुकान पर पहुंचे और किस्मत से दुकानदार काफी बातूनी निकला। मोहन ने उसे वहाँ की भाषा में बात शुरू की। और यही वो पल आता है जो इस पूरी कहानी को असाधारण बना देता है। बिल्कुल। ये वो बिंदु है जहाँ एक निजी दिमागी अनुभव, जिसे कोई भी वहम कह सकता है, वो बाहरी दुनिया की हकीकत से टकराता है। सही कहा। दुकानदार ने बताया कि हाँ, कुछ दिन पहले ही गांव के एक लकड़हारे की पत्नी की मौत हुई है। कैसे? उसकी लाश घर में फांसी पर लटकी मिली थी। पुलिस ने केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया था। लेकिन गांव में कानाफूसी चल रही थी। किस बारे में? दुकानदार ने बताया कि पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती थी। शादी को 5 साल हो गए थे और बच्चा नहीं था। इस बात पर अक्सर झगड़े होते थे। ओहो। पति बाहर से तो बहुत दुखी होने का नाटक कर रहा था, लेकिन गांव वालों को शक था कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। और शक पति पर ही था। हाँ, कि इसके पीछे उसी का हाथ है। एक मिनट, एक महिला जिसकी हत्या हुई, शक उसके पति पर, वजह शादी से नाखुशी। हर एक डिटेल, हर एक बात ठीक वैसी ही थी जो उन्हें उस आवाज ने रात में बताई थी। सोचे अभिषेक पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। इसे तर्क से समझाना लगभग नामुमकिन है। अभिषेक का दिमाग उन तथ्यों को कैसे बना सकता था जिनके बारे में उसे कोई जानकारी ही नहीं थी और जो बाद में सच निकले। कमाल है। अब अभिषेक को यकीन हो गया कि ये मामला उनकी समझ से बाहर है। मोहन उसे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक के पास? तांत्रिक ने अभिषेक से पूरी कहानी सुनी। सड़क पर महिला का गायब होना, दोनों रातों की बातचीत, सब कुछ। और तांत्रिक की क्या प्रतिक्रिया थी? तांत्रिक ने उन्हें देखते ही कहा, तुम मूर्ख थे जो वहाँ रुके। अच्छा। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम इन 2 दिनों में मारे नहीं गए। तो ये दिलचस्प है। तांत्रिक ने भी अभिषेक के रुकने को ही मुख्य कारण माना, ठीक वैसे ही जैसे उस आवाज ने कहा था। क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मतलब दोनों ही दृष्टिकोण, आध्यात्मिक और अलौकिक, अभिषेक की जिज्ञासा को ही इस घटना का ट्रिगर मान रहे हैं। तांत्रिक ने समझाया कि जिन लोगों की जान मतलब हिंसक तरीके से ली जाती है, उनकी आत्माएं अक्सर भटकती हैं और गुस्से से भर जाती हैं। और उन्हें सही गलत का अंदाजा नहीं रहता। हाँ, वो अपना गुस्सा किसी पर भी निकाल सकती हैं। इसके बाद तांत्रिक ने एक छोटी सी पूजा की और अभिषेक को कुछ राख दी। और उसे क्या करने को कहा? कहा कि इस राख को 7 दिनों के लिए अपने कमरे के दरवाजे और बिस्तर के पास फैला देना और साफ मत करना। और फीस? फीस थी सिर्फ 20 रुपए। हाँ। अभिषेक ने घर जाकर ठीक वैसा ही किया। और नतीजा ये हुआ कि उस रात के बाद उन्हें फिर कभी वो अनुभव नहीं हुआ। वो आत्मा फिर कभी वापस नहीं आई। कभी नहीं। कहानी वहीं खत्म हो गई। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन सवाल तो रह गए होंगे। हाँ, अभिषेक के मन में सवाल आज भी हैं।
वो कहते हैं कि कोई भी तार्किक इंसान इसे स्लीप पैरालिसिस और उनके मन का खेल मान सकता है। मान सकता है। पर वो इस बात को पूरी तरह से मान नहीं पाते। उनके पास इसके कारण भी हैं। पहला कारण तो वही है, स्लीप पैरालिसिस में इतनी स्पष्ट और एक कहानी बताने वाली बातचीत का होना ये सामान्य नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी लगातार 2 रातों तक स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ था। ठीक उसी घटना के बाद ही ऐसा होना, इसे सिर्फ संयोग मानना थोड़ा मुश्किल है। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, जो पूरी कहानी की जड़ है, वो महिला उस खुली सड़क पर पलक झपकते ही गायब कैसे हो गई, जहां छुपने की कोई जगह ही नहीं थी। ये एक भौतिक घटना है जिसे समझाना मुश्किल है। ये तीनों सवाल मिलकर इस अनुभव को एक ऐसी पहेली बना देते हैं जिसे सिर्फ मनोविज्ञान के दायरे में हल नहीं किया जा सकता। खासकर तब जब गांव में मिली जानकारी उस रात के संवाद की पुष्टि कर देती है। सही बात है। तो एक अजीब मुलाकात से शुरू होकर डरावनी रातों, एक रहस्यमयी जांच और आखिर में एक आध्यात्मिक समाधान तक ये अभिषेक का सफर था। और ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी सोच की सीमाओं को हमेशा के लिए बदल दिया होगा। हाँ, उनके लिए तो ये आंखें खोलने वाला था। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। ये कहानी हमें उन चीजों की एक झलक देती है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से परे हैं। जब किसी का निजी अनुभव वैज्ञानिक तर्कों को इतनी मजबूती से चुनौती देता है, तो हम उन 2 सच्चाइयों के बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं? एक तरफ विज्ञान है, हाँ, जो हमें बताता है कि क्या संभव है, और दूसरी तरफ एक इंसान का खरा अनुभव है जो उन संभावनाओं से आगे निकल जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए खुद खोजना पड़ता है। बिल्कुल।